FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अलका खडवाल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी। आज हम डॉक्टर अलका खडवाल से बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में, यानी कुछ ऐसे लोग जिनमें खून नहीं बनता, जिस कारण उन्हें हर महीने, और कह सकते हैं कि महीने में कई बार 2 बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। क्यों ऐसी स्थिति आती है, क्या कारण है, क्या उपचार है, इन सभी मुद्दों पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, या जिसको कहें कि आनुवंशिक रोग है, जिसमें रोगी की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता में कमी होती है, जिसके कारण ज़रूरत के अनुसार हीमोग्लोबिन ना बनने के कारण मरीज़ को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, जिससे कि उसका सामान्य विकास हो और वो एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सके। डॉक्टर साहब, हम यूं ही चर्चा जारी रखेंगे और आपसे और जानकारी लेंगे। उससे पहले एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद खलील हूँ, एक फेज से बोल रहा हूँ, मोहाली से। हमारे बहुत रिश्तेदार में बहुत एक बच्चा है, बचपन से ही है, उसका ब्लड नहीं बनता है, बचपन से मतलब ब्लड चढ़वाना पड़ता है उसको। तो अब मतलब बड़ा हो गया है तो और ज्यादा जल्दी जल्दी चढ़वाना पड़ता है, तो कोई इसका हल है? हाँ जी, मोहम्मद खलील जी, आपने आपके प्रश्न का उत्तर में आगे भी आपको इस प्रोग्राम के दौरान मिल जाएगा। पर खून कम बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है, मोहाली वहीं यूपी में रहता है बच्चा वो। नहीं, कोई बात नहीं। अगर उसकी बीमारी के बारे में, अगर ये वो खून ना बनने के बहुत कारण होते हैं, पर अगर वो थैलेसीमिया से ग्रसित है तो देखिए, अगर वो बड़ा हो गया हुआ है तो अभी तो एक ही तरीका है कि उसको बराबर बार बार खून दिया जाए, जिससे कि वो अपना हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर रखे, जिससे कि वो अपना सामान्य दिनचर्या को निभा सके। डॉक्टर साहब, खून तो चढ़वाना ही पड़ रहा है ना? हाँ, तो अगर उसको थैलेसीमिया जैसा विकार है तो क्योंकि इसमें बीमारी में खून वो पैदाइशी तौर से ही उनमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, तो नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इसका अभी तक जो एक ही इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और वो भी अगर 5 साल से पहले अगर कर दिया जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। 80 से 90% मरीज उसमें ठीक हो जाता है। अब कोई इलाज नहीं है? आपने ये बताया नहीं कि उसकी उम्र क्या है? 11 साल के करीब। 11 साल के हैं, पर अभी भी ऐसा है कि अगर वो उनका ये देखा जा सके कि उनके शरीर में खून चढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा आयरन जमा नहीं हो गया है और शरीर के बाकी अंग बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहे हैं, आयरन की वजह से डैमेज नहीं हुए हैं, तो इस टाइम भी ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है, बशर्ते उसके लिए जो स्टेम सेल्स देने वाला जो डोनर होगा वो उससे पूरी तरीके से टिश्यू मैच्ड हो। तो पहले तो यही देखना होगा उसके भाई बहन या मम्मी पापा, उनमें से कोई जना जो है पूरी तरीके से टिश्यू मैच्ड है कि नहीं। अगर है तो हम फिर बाद में उसके पूरी शारीरिक जांच करके देखेंगे कि वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। खलील जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि थैलेसीमिया होता क्यों है। आपने कहा कि आनुवांशिक रोग है, तो हमें समझाइए कि क्या कारण है और कैसे पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है। हाँ, थोड़ा थैलेसीमिया की जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा खून कैसे बनता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये खून जो होता है हमारे, उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है तरल, जिसमें दूसरा भाग जो होता है जो सेलुलर कंपोनेंट कहते हैं, जो वाइट ब्लड सेल, जिसको सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं, प्लेटलेट्स, और एक है रेड ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं। ये उसी तरल पदार्थ में घूम रहे होते हैं और ये पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहे होते हैं। पर ये बनते कहाँ हैं? ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं स्टेम सेल से। सो स्टेम सेल जो होता है वो एक बीज की तरह होता है, तो उसमें से ये तीनों तरीके के सेल्स पनपते हैं, और जब ये सेल्स बन रहे होते हैं, जब तक ये पूरी तरीके से अपना काम करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक ये सर्कुलेशन में रिलीज़ नहीं होते हैं। अब इन सब का काम क्या है? जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका काम है हमको रोगों से बचाना। प्लेटलेट्स हैं, उनका काम है कि कहीं से रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ जाके सील कर देना, ब्लीडिंग रोकना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स
9 स्टेज में बन रहा होता है बोन मैरो में, और 6वीं 7वीं स्टेज में इसमें हीमोग्लोबिन बनने लगता है। जो हीमोग्लोबिन है वो एक हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं जो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन के थ्रू बन रही होती हैं और वो बराबर मात्रा में होती हैं। सो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, और इनमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये 4 ऑक्सीजन बाइंड करके शरीर में सर्कुलेट करते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोने कोने में पहुंचती है, जिससे हमारा शरीर नॉर्मल स्तर पे काम करता रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है थैलेसीमिया में? ये जो 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, अगर इनमें से किसी भी चेन की कम बन रही होगी तो दूसरी चेन की मात्रा रिलेटिवली ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा वाली चेन्स होंगी वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगी और रेड सेल को डैमेज कर देंगी। तो रेड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में जब ये बन रहे होते हैं तो आखिरी स्टेज में जब ये ऐसे हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनने लग जाता है तो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ एक अगर रिलीज़ हो भी जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, तो ब्लड सर्कुलेशन में भी जाकर के फिर वो स्प्लीन पहचानती कि ये नॉर्मल टाइप के रेड सेल्स नहीं हैं, वो छान लेती है और वो भी टूट जाते हैं। तो इनमें रेड सेल्स कम हो जाते हैं। रेड सेल्स में क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो नॉर्मल लोगों में एक रेड सेल की लाइफ होती है 3 महीने, इनमें यही लाइफ जो है वो 15 से 20 दिन ही रह जाती है। तो इसीलिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल शरीर की फंक्शनिंग के लिए हमें हर दूसरे तीसरे हफ्ते ब्लड देना पड़ता है। हाँ, जब बच्चा छोटा होता है तब तो महीने 2 महीने में एक बार ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे जैसे आदमी बड़ा होता रहता है उम्र के साथ साथ ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक बच्चे का पता कैसे चलता है, किस स्टेज पर आकर पता चलता है कि हाँ बच्चे को थैलेसीमिया है? थैलेसीमिया के 3 प्रकार हैं। एक है थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर, और दूसरा है थैलेसीमिया मेजर, और उसके साथ साथ थैलेसीमिया इंटरमीडिया वर्ड यूज़ किया जाता है। जो थैलेसीमिया ट्रेट होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन वाला जो जीन है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन के 2 जीन्स होंगे, एक माता से आएगा एक पिता से आएगा। तो अगर एक ख़राब जीन है तो दूसरा नॉर्मल वाला जीन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना लेगा, तो उसमें कोई भी खून की कमी के सिम्टम्स वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन अगर उस बच्चे में एक माता से और एक पिता से थैलेसीमिया वाला जीन आ गया तो वो उसमें तो दोनों ही, अब कोई भी जीन ठीक से खून नहीं बना पाएगा। तो ये बच्चे शुरू के ही पहले ही साल में इनमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि या तो ये होगा कि बच्चा चिड़चिड़ा होगा और ठीक से जैसे बढ़ना चाहिए, उसको वजन लंबाई बढ़नी चाहिए वो नहीं होगा, और रंगत में भी फ़र्क होगा, थोड़ा सा हल्का पीलापन, क्योंकि खून टूट फूट भी रहा होता है, थोड़ा पीलापन भी आ सकता है, पीलिया जिसको कह सकते हैं। कई बार परिवार वाले खुद नोटिस कर लेते हैं और कई बार परिवारजन नोटिस कर, कई बार पड़ोसी नोटिस करते हैं, या बच्चे को किसी और प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, जैसे चाहे टीकाकरण के लिए लाया जा रहा है या उसको कोई डायरिया वगैरह या सांस की कोई प्रॉब्लम हुई, उसके लिए उस बच्चे को अस्पताल लाया गया। वहाँ पे जो विजिलेंट डॉक्टर्स हैं उनको देख करके एग्जामिन करते वक्त उनको शक पड़ जाता है कि ये पेशेंट को चांसेस हैं कि थैलेसीमिया होने के चांसेस में खून की कमी आ रही है। तो फिर वो उसी टाइम एडवाइस करते हैं, टेस्ट भी करते हैं और फिर फैमिली को इस बीमारी के बारे में एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि एक नॉर्मल बच्चा जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए ही डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को लगा कि बच्चे में खून की कमी है, तो ये खून की कमी इसके साथ साथ और किन किन कारणों से हो सकती है? एक तो ये है कि क्योंकि ये तो जेनेटिक कॉज है खून की कमी होने का, पर जो और कारण हो सकते हैं जिसमें खून की कमी, एक तो उसका पोषण, जिसमें उसके खुराक में ही कमी हो, उस क्योंकि अब बच्चा 1 साल की उम्र तक माँ का ही दूध पी रहा होता है, अगर माँ में भी आयरन वगैरह की कमी है सो बच्चे को भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर अगर सिर्फ दूध ही पीते रहते हैं 6-7 महीने तक तो दूध में पूरे पौष्टिक तत्व बच्चे के विकास के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ऊपर की खुराक की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम वीनिंग कहते हैं। अगर उस वीनिंग फूड में भी हमारे आयरन डेफिशिएंट डाइट जाएगी तो बच्चे में 9, 10, 11 महीने की उम्र में आते आते थोड़ी सी खून की कमी होने लग जाती है। बट थैलेसीमिया में क्योंकि सिवाय खून की कमी के अलावा शरीर के और चीज़ों में भी फ़र्क दिखता था, वो एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। बच्चे की तिल्ली बढ़ी हुई हो सकती है, बच्चे का लिवर बढ़ा हुआ हो सकता है, पीलिया हो सकता है, जो कि एक आयरन डेफिशिएंसी की डाइट जो है उसमें कोई लिवर स्प्लीन नहीं इतना बड़ा होगा, ना पीलिया होगा। और अलग एक और कारण है खून की कमी होने का, वो है पेट में कीड़े होना। सो अगर सफाई से हमारा खान पान साफ़ नहीं रहेगा तो कि पेट में कीड़े होंगे तो वो कीड़ों की वजह से ब्लड लॉस होता रहता है। डॉक्टर साहब, हम बात यूं ही जारी रखेंगे। एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे भी बात की जाए और उनकी शंका दूर की जाए। ज़रूर। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ
गांव जानसा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। नरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। मेरे बेटे को थैलीसीमिया है। हाँ जी, आपके बेटे की उम्र क्या है? 23 साल है जी। 23 साल है, ओके। हाँ जी। तो जो ये ना डॉक्टर, जो हमारे डॉक्टर है, 32 सेक्टर से मैं ब्लड चढ़वा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ब्लड तो मैं 9 से नीचे जाने नहीं देता। फिर ना ये डॉक्टर साहब लिखे T2 MRI कोई टेस्ट है जो पीजीआई में होता है, वो करवाना है। वो कैसे होगा? ओके। सो अब क्योंकि शरीर को एक नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने के लिए हीमोग्लोबिन हमें 9 साढ़े 9 से ऊपर रखना होता है। अब वो हो गया है 23 साल का, ठीक है ना। दुनिया में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ एक हमारे शरीर में आयरन भी एंटर कर रहा होता है। जैसे आपने सुना होगा जब मैंने बताया हीमोग्लोबिन की बनावट। डेजीरोक्स दवाई दे रहा हूँ। हाँ जी। तो जो आयरन निकालने की दवाइयाँ होती हैं उनको हम आयरन चिलेटर्स कहते हैं। 3 तरीके की दवाइयाँ होती हैं, एक होती है डिफेराजिरोक, एक होती है कैल्फर और एक होते हैं इंजेक्शन। बात ये है कि अगर आप ये ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर हर 3 महीने में आपका सीरम फेरेटिन करा रहे होंगे। वो 1000 के आसपास रहे, 1000 से नीचे रहे वो बेस्ट हो, क्योंकि आयरन जो है वो हमारे हार्ट में जमा होने लगता है, शरीर के हर हिस्से में जमा होने लगता है। तो तब वो फेरेटिन वैल्यूज पे इतना ना जा करके तब देखा जाता है कि वो T2 स्टार MRI के थ्रू पिकअप किया जाता है कि हार्ट में कितना आयरन जमा हो चुका है, लिवर में कितना आयरन जमा हो चुका है। तो आपकी जो डेजीरॉक्स चल रही है वो उतनी इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है, या उसमें हमें दूसरा चिलेटर ऐड करना पड़ेगा। तो आपको अगर करवाना है, अगर वहाँ 32 सेक्टर में शायद नहीं अवेलेबल है, तो आपके डॉक्टर जो देख रहे हैं वो कार्ड में पीजीआई में रेफर कर सकते हैं। हमारी थैलेसीमिया क्लिनिक जो है मंगलवार के दिन दोपहर को। मैं पैसे फोन नहीं कर सकता ना, जो पेमेंट लगती है ना वहाँ। हाँ जी, मैं नहीं कर सकता। मैं बीपीएल कार्ड है मेरा। हाँ, तो ये तो और अच्छी बात है कि आपके पास बीपीएल कार्ड है। आप बीपीएल कार्ड के साथ आइए। थैलेसीमिया क्लिनिक हमारी मंगलवार को होती है दोपहर 2 बजे से। आपका कार्ड बनेगा और आपके पास बीपीएल कार्ड है, आपका ये टेस्ट फ्री हो जाएगा। हाँ जी नरेंद्र जी, इसका मतलब आपको रास्ता मिल गया। आपने टेलीफोन किया और डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो पीजीआई में जो बीपीएल कार्ड है उनको मदद मिल जाएगी। हाँ जी, धन्यवाद। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जब एक बच्चे का पता चल गया, कंफर्म हो गया कि उसको थैलेसीमिया है, तो फिर आप कैसे प्रोसीड करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, तो जैसे मैं ये पिछले श्रोता को जवाब दे रही थी कि हम एक बार थैलेसीमिया पता चल गया, क्योंकि हमें नॉर्मल ग्रोथ चाहिए उस बच्चे की। ये देखा गया कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रहता है तो हमारा जो है ग्रोथ नॉर्मल रहती है। अब हमें जब भी ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें देखना होता है उसका हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर चल रहा है तो भी हमें ट्रांसफ्यूज करना है। ये नहीं कि उसका 9 है तो अभी हम वेट कर लेते हैं, तब नहीं। हमको प्री ट्रांसफ्यूजन, इसको बोलते हैं प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन अगर 9 से ऊपर है तो हम चढ़ाएंगे तो फिर वो 10-11 के आसपास हो जाएगा। 3 हफ्ते बाद वो फिर गिर जाएगा, पर तभी भी वो 9 रहना चाहिए। और ये हम बच्चे की या एडल्ट अगर थैलेसीमिया है वजन के हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिसाइड करते हैं। 10 से 15 ml पर kg के हिसाब से ब्लड चढ़ाते हैं एवरी 2 to 3 weeks डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो डॉक्टर साहब, फिर जब ये रेगुलर ट्रांसफ्यूजन होता रहता है ऐसे बच्चे का, तो उसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं विद टाइम? हाँ, फिर क्या होता है कि 2 साल की जब देखा जाता है कि 10-15 ट्रांसफ्यूजन्स हो चुके हैं मरीज के और 2 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि उसके बाद शरीर में आयरन जमा होने लगता है। ये नहीं कि ये बड़े होने पर ही जाके जमा होता है। फिर फेरेटिन लेवल्स देखे जाते हैं। फेरेटिन एक सरोगेट मार्कर है शरीर में आयरन कितना जमा हो रखा है। अगर वो 1000 से ऊपर होने लगता है फिर हम आयरन निकालने वाली दवाई, जिसको हम आयरन चिलेटर्स कहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। और फिर हर 3 महीने में वो मॉनिटर करते हैं कि सीरम फेरेटिन लेवल्स जितना हमें चाहिए उतने पे चल रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं ठीक हो रहा होता है तो धीरे धीरे फिर हम ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें सीरम फेरेटिन कितना फास्ट बढ़ रहा है या कितना स्टेबल रह रहा है तो हम दूसरा एजेंट ऐड करते हैं। और फिर ये तो सरोगेट मार्कर है, पर एक्चुअली बॉडी में कितना आयरन जमा है जो डैमेज कर सकता है हमारे वाइटल ऑर्गन, जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके लिए हमें T2 स्टार MRI वगैरह करना होता है, हार्मोनल असेसमेंट करने होते हैं, क्योंकि ये आयरन जाके हमारे हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों में जमा होता है तो हमारे हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। हार्ट में जमा होता है तो हार्ट में एरिथमियाज या बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हार्ट की फंक्शनिंग अफेक्ट होकर हार्ट फेलियर हो सकता है। लिवर में जब बहुत जमा होने लगता है तो लिवर का फंक्शन अफेक्ट होने लगता है, फाइब्रोसिस हो सकती है, बहुत लेटर ऑन कभी कभार कैंसर भी, लिवर का कैंसर भी हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों से बचाव रखने के लिए तभी क्लिनिक में रेगुलर चेकअप कराने आते रहना चाहिए। और हम हर साल T2 स्टार MRI और ये सारे हार्मोन्स जो मैंने आपको तकलीफ़ें बताई हैं उसके लिए टेस्ट करते हैं। और एक इनमें बोन इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। बोन मैरो
जो है बोन के अंदर ही होता है। अब इनका बोन मैरो कोशिश तो करता है खूब ब्लड बनाने की, पर वो इफेक्टिव नहीं होता। उसको हम इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं कि वो बना तो खूब रहा है लेकिन वो टूट के वहीं ख़त्म हो जा रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन में तो आ ही नहीं पा रहा है। उसकी वजह से बोन में डिफॉर्मिटीज़ आने लगती हैं, चेहरे की बनावट दिखने लग जाती है, थोड़ी उभरने लग, स्कल की बोन्स में अफेक्ट आने लगता है। तो बोन हेल्थ एक अलग से इशू होता है। तो फिर ये सब चीज़ हम मॉनिटर कर रहे थे और अकॉर्डिंगली हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है, डेक्सा स्कैन में दिखता है, तो हम उसको बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उनको इंजेक्शंस देते हैं, बिस्फॉस्फोनेट के इंजेक्शंस, विटामिन डी, कैल्शियम। हार्मोन्स की कमी है तो हम, जैसे थायराइड की हार्मोन की कमी हो सकती है, उनमें बाकी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू एज जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम दे सकते हैं वो हम उनको देते हैं। पर ये तभी संभव है अगर मरीज़ रेगुलरली आए और हम उनका सालाना ये चेकअप करते रहें, तब हम जल्दी पिकअप कर लें और जल्दी टाइम पे उनका ट्रीटमेंट ऐड कर सकें। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहे और मरीज़ आयरन चिलेटर्स लेता रहे तो लाइफ ठीक से चलती रहती है? जी हाँ, अगर वो रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, प्रॉपर चिलेशन ले रहे हैं, क्योंकि फिर उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें आयरन जमा नहीं होगा, वो तो नॉर्मल लोगों की तरह के ही फंक्शन करेगा। उनका हार्ट भी, लिवर भी, बोन्स भी ठीक होगी। वो तो पहचान में भी कई बार नहीं आते। ऐसे थैलेसीमिया के मरीज़ भी हैं जो इतना रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन और चिलेशन ले रहे हैं कि आपके बगल में भी वो बैठे होंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ है। हाँ, हम उनको फटाफट पकड़ लेंगे कि ये थैलेसीमिक है, क्योंकि वो ठीक से ब्लड नहीं ले रहा है, तो और उसका चिलेशन भी नहीं हो रहा है, तो उसकी रंगत में फ़र्क आ जाता है, उसकी हाइट में फ़र्क आता है, उसके चेहरे की बनावट, उन सब में फ़र्क होता है। तो एक डॉक्टर की पारखी नज़र से एक थैलेसीमिया जो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है वो पिकअप हो जाता है, और जो प्रॉपरली ट्रीटेड है बिल्कुल वो इवन डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते उसको। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसका आपने बीच में जिक्र किया, वो किस स्टेज पे की जाती है और उसका क्या सक्सेस रेट है? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब, अब थैलेसीमिया वाले लोगों में ये बोन मैरो ठीक से काम कर ही नहीं रहा है, तो हमको इसको नॉर्मल बोन मैरो में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे किया जा सकता है? उसके से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो हमेशा ही रहेगी उधर। तो हमको उसको एक नॉर्मल बोन मैरो से रिप्लेस करना पड़ता है, और वो रिप्लेसमेंट तभी पॉसिबल है अगर उसके पास टिश्यू मैच्ड डोनर है। अब डोनर कौन कौन से हो सकते हैं? भाई बहन, माँ बाप, और अगर माँ बाप यंग एज के हैं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी थोड़े यंग एज के होंगे, 50-60 साल की उम्र तक, और वो हेल्दी हैं, उनको कोई इश्यूज़ नहीं है, तो इवन वो भी डोनर हो सकते हैं। पर इसके लिए पहले हमें HLA टाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग करना होता है। जो फुल मैच होते हैं तो मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं, या माँ बाप या बाकी परिवार के रिलेटिव्स जो फुल्ली मैच हैं तो उसको मैच रिलेटेड डोनर कहते हैं। हम इनसे स्टेम सेल्स ले करके मरीज़ को पहले जो है पुराना बोन मैरो खाली किया जाता है कुछ कीमोथेरेपी दे करके। जैसे कि आप अगर नई फसल बोनी है तो पिछली फसल को जड़ से उखाड़ना होता है, इसलिए हमें कीमोथेरेपी देनी होती है, इसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। सो वो बोन मैरो खाली किया जाता है दवाई दे करके, उसमें कुछ ऐसे अंदर घुस के नहीं निकाला जाता, दवाई दे के वो अपने आप वो सेल्स मर जाते हैं, फिर वो खाली हो जाता है। फिर हम ये दूसरे डोनर से ये स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक तो या डायरेक्टली बोन मैरो से निकाला जाए, या फिर वो ब्लड से ही निकाले जाते हैं। उनको बोन मैरो से सेल्स निकालने के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो अपने आप ब्लड में आ जाते हैं, और वो 3-4 घंटे जैसे प्लेटलेट डोनेट किया जाता है वैसे ही वो स्टेम सेल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हल्का सा बुखार वगैरह जैसी चीज़ होती है वो पैरासिटामोल से ही ठीक हो जाती है। वो सेल्स लेके हम मरीज़ में दे देते हैं, और फिर वो सेल वहाँ जाके 2-3 हफ्ते लगाते हैं। जब वो पूरी तरीके से नॉर्मल खून बनाने लग जाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाता है, वाइट सेल्स बनने लग जाते हैं, प्लेटलेट बनने लगते हैं। पर वो रिजेक्ट ना करें तो उसके लिए हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है कुछ महीनों तक के लिए। पर अगर हमें ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए करना है तो ये मैं चाहूँगी कि सब लोग इस बात के लिए अवेयर रहें। जैसे ही बीमारी के बाद पता चले बच्चे में तो उसी टाइम वो ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना शुरू करें। अपने डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं, या इंडिया में बहुत जगह ट्रांसप्लांट होते हैं, वहाँ जाके जानकारी ले सकते हैं। तो वहाँ पर यही बताया जाएगा कि ठीक है, भाई बहन माँ बाप इन सब का मिल के एक टिश्यू मैचिंग कर लीजिए, जो मैच हो। तो बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा सेफ सा होता है। और 5 साल से पहले अगर किसी का ट्रांसप्लांट होता है तो सक्सेस रेट 90% से ऊपर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सक्सेस रेट इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि आप ब्लड चढ़ा रहे हैं, ब्लड से आयरन जा रहा है, आयरन हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स में जमा होकर के उसका फंक्शन अफेक्ट कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कॉर्पोरेट सोशल प्रोग्राम है जो
थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मॉनेटरी हेल्प देती है, 10 लाख रुपए देती है, क्योंकि एक ट्रांसप्लांट में, मैच ट्रांसप्लांट में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो बच्चों के ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा कम लगता है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पहल है, तो वो जिनके मैच सिबलिंग डोनर्स हैं या मैच रिलेटेड डोनर हैं उनको 10 लाख की मदद देती है। और या कुछ ऐसे भेजे जाते हैं जिसके भाई बहन मैच नहीं होते हैं, तो हम उनके लिए फिर अनरिलेटेड डोनर सर्च करते हैं। मतलब इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में वॉलंटरी डोनर्स हैं जिन्होंने ये अपने को रजिस्टर करा रखा था कि अगर मेरे स्टेम सेल्स की ज़रूरत होगी तो मेरे को कांटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे हमने एक बच्ची थी, वो 5 साल की थी, उसका हमने अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया वाले का भी किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, अगर हिंदुस्तान में हमारा ये कार्यक्रम सुन के कोई चाहे कि वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे एज अ स्टेम सेल डोनर, तो उसका क्या प्रोसीजर है? हाँ, देखिए, हम लोग तो हॉस्पिटल हैं, हम लोग ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। ये जो रजिस्ट्रीज़ हैं, इंडिया में 4 रजिस्ट्रीज़ हैं मेनली। सो आप उन लोगों की साइट पे जा सकते हैं और अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैं नाम बता देती हूँ कौन कौन सी रजिस्ट्रीज़ हैं। एक है, सबसे बड़ी रजिस्ट्री है दात्री, जो चेन्नई में है। उसमें 4 लाख के करीब डोनर्स रजिस्टर हैं। इनफैक्ट मैं भी उसमें रजिस्टर्ड हूँ। और एक जो है रजिस्ट्री बॉम्बे में, MDRA, मैरो डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक रजिस्ट्री है जीन बंधु, जो दिल्ली में है, और अर्जन देव फाउंडेशन। इनमें आप इनकी वेबसाइट पे जा कर के अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में, जैसे आप एक बहुत ही प्रख्यात रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हैं, PGI से, तो आने वाले समय में हम सभी थैलेसीमिया के इलाज के बारे में क्या फ्यूचर देखते हैं? हाँ, ऐसा है कि थैलेसीमिया के ये जिसको कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सालों से खोज चल रही है। ट्रांसप्लांट तो बहुत सालों से हैं, उसके अलावा नॉन ट्रांसप्लांट तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके, उसके लिए बहुत सालों से खोज चल रही है। अब उनमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फिर भी ट्रांसप्लांट उसमें इस्तेमाल होता है। वो है एक जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग करके थेरेपी करना। उसमें क्या होता है, डोनर्स की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स लिए जाते हैं, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है और स्पेशल लैब्स में ही किया जा सकता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सर्टिफाइड लैब्स में ही कर सकते हैं। तो वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर वही सेल्स पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर दिए जाते हैं। पर पेशेंट को फिर कीमोथेरेपी थोड़ी सी देनी होती है, नॉट उतनी जितनी एक डोनर मैच डोनर से करते हैं। यहाँ क्योंकि खुद के अपने ही सेल्स हैं, थोड़ी सी कीमोथेरेपी देके, क्योंकि वो पुराने वाले सेल्स को तो ख़त्म करने ही है ना, फिर ये जो नए वाले सेल्स हैं ये उनको फिर ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं, फिर वो उसके शरीर में पनपते हैं। तो ये जीन थेरेपी। और जीन एडिटिंग में फिर क्या है, वो जीन में ही थोड़ी सी एडिटिंग कर दी जाती है, अलग से वो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन ना डाल के, जो ख़राब जीन है उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा एडिटिंग करके वही सेल्स फिर से उसकी बॉडी में डाल दी जाते हैं। आफ्टर कीमोथेरेपी फिर से ट्रांसफ्यूज कर जाते हैं, फिर वो बनने लगते हैं। पर ये अभी इंडिया में आने में थोड़ा सा मेरे को लगता है समय लगेगा, मे बी 5 साल 10 साल। और ये काफ़ी कॉस्टली थेरेपी है। ये ट्रायल्स ही हुए हैं अभी बाहर, पर उनके रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मरीज़ों के लिए ये जल्दी इंडिया में आ सके। तो ये जो एज का जो रिस्ट्रिक्शन है कि 7 साल से पहले या 10 साल से पहले ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो ये बड़े पेशेंट्स में भी संभव हो सकेगा। और एक तरीके की दवाई भी अभी मार्केट में आने वाली है इंडिया में भी, जो 2019 और 2020 में यूरोपियन कंट्रीज़ में और USA में अप्रूव हो चुकी है, जिसका नाम है, उसमें जो कंपाउंड है वो है लस्पाटरसेप्ट। तो जब मैंने आपको बताया कि जब वो रेड सेल्स बोन मैरो में बन रहे होते हैं, वो 9 स्टेज से गुजर रहे होते हैं और 6वीं 7वीं स्टेज से उनमें हीमोग्लोबिन बनना शुरू होता है। तो जब वो मैच्योर हो जाता है तभी वो नॉर्मल रेड सेल बोन मैरो रिलीज़ करता है, क्योंकि वो फंक्शनल है। पर जब थैलेसीमिया में ये मैच्योरेशन प्रॉब्लम होती है, वो मैच्योर हो ही नहीं पाते सेल्स और वहीं ख़त्म होने लगते हैं। तो ये दवाई उनको उसका मैच्योरेशन की प्रोसेस को वापस पुरानी पटरी पे ले आती है, तो फिर नॉर्मल तरीके के सेल्स बनने लगते हैं। तो हीमोग्लोबिन, नॉर्मली हीमोग्लोबिनाइज रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। लेकिन डॉक्टर साहब, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बिल्कुल। और हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। डॉक्टर साहब, ये तो हमने अभी तक बात की इलाज की थैलेसीमिया की, तो क्या थैलेसीमिया से बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका क्या? हाँ जी हाँ, एक जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो थैलेसीमिया से ज़्यादा कोई और डिजीज़ नहीं है जिसमें मुझे लगता है कि वो इतनी एप्ट है, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है। सो जब आपके घर में एक ऐसा इंसान पैदा हो गया जिसको थैलेसीमिया की बीमारी है, उसी टाइम डॉक्टर्स बता देते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। चाहे आधे ख़राब जीन्स जो हैं
बच्चे में आए और उसको पूरी बीमारी होगी, पर मम्मी पापा तो नॉर्मल है ना, तो उनको तो पहले पता ही नहीं था कि उनको थैलेसीमिया की जैसी तकलीफ है। सो बच्चा जब बीमारी के साथ पैदा हो तब रिट्रोस्पेक्टिवली जब उनके टेस्ट किए जाते हैं, पर वो नॉर्मल तरीके से ही ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। तो हमारे को ये है कि पहले सब लोगों को अपना ट्रेट स्टेटस पता होना चाहिए। सो जिसके परिवार में है वो तो काफ़ी विजिलेंट हो जाते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली को बोल दिया जाता है कि जो शादी की उम्र के योग्य जो उनके परिवार में लोग हैं उन सबका ये थैलेसीमिया ट्रेट स्टेटस कराया जाए। और या जो ऐसे ही मैरिजेबल एज के लोग हैं और वो अपना ट्रेट स्टेटस जानना चाहते हैं, अगर शादी हो गई है तो अपनी फैमिली प्लानिंग करने से पहले भी अपना ट्रेट स्टेटस करा सकते हैं। या जब माएँ जब गर्भवती होती हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आती हैं तो उनका फर्स्ट गो में ही ये ट्रेट स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। अगर वो ट्रेट हैं तो तब तो उनके हस्बैंड का भी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये ट्रेट है और हस्बैंड भी ट्रेट अब निकल आए तब तो फिर बच्चे की संभावना हो सकती है कि उस 25% चांस है कि वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर निकले, 25% चांस है कि वो नॉर्मल निकले, 50% चांस है कि वो भी ट्रेट है। तो ट्रेट और नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती, मेजर है तो हमारे पास कुछ विंडो पीरियड होता है कि वो अबॉर्शन किया जा सकता है। सो बेसिकली हम सबको अपना ट्रेट स्टेटस पता होना चाहिए। मतलब मेरी ये पर्सनल व्यू है, सब लोग चाहे एग्री करें या ना करें, जैसे हम सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होता है ऐसे हम सब लोगों को अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये 2022 की जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन है उसकी जो थीम है वो भी यही है कि थैलेसीमिया के बारे में नॉलेज जो है वो दूर दूर तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले एक श्रोता और हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। जी, हेलो मैम। कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैं सर खन्ना से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है, मेरे ना बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है, वेट नहीं गेन हो रहा है। हमने पीजीआई में इलाज करवाया था हमने। अब सर वो बच्चा 2.5 साल का हो गया है पर वेट उसका 10 किलो है वेट उसका। हाँ जी मैडम। देखिए मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ट्रेट है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेट वालों में खून की कमी नहीं हो सकती। अगर ट्रेट वाले मरीज में अगर उनमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, जैसे खासकर ट्रेट वाले लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। थैलेसीमिया मेजर वालों में कभी भी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी क्योंकि वो ब्लड के थ्रू उनका आयरन भरता ही जाएगा। लेकिन ट्रेट वाले लोगों में अगर उनके खान पान में कुछ कमी है और आयरन की डेफिशिएंसी है तो इन लोगों को आयरन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपको पहले अपना ना उनका पूरा आयरन प्रोफाइल कराना चाहिए उनका। उसके अलावा और भी कारण होते हैं, थैलेसीमिया ट्रेट हो या ना हो, बच्चे कई बार नहीं ग्रोथ होती है तो उनके अंदर और बीमारियां भी हो सकती है। तो उसके लिए तो एक बीटा ट्रेट था उनको। हाँ जी, लेकिन ये बच्चा अगर ट्रेट है तो ट्रेट की वजह से नहीं अगर पनप रहा है तो उसमें कारण दूसरे और भी हो सकते हैं। उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसमें और कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए उसके लिए ना प्लीज़ आप उसको किसी भी बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देंगे? मेरा तो यही कहना होगा कि थैलेसीमिया से हम बचाव कर सकते हैं और वो तभी हो सकता है अगर हमें थैलेसीमिया कैसे होता है उसके बारे में जानकारी है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर यंग कपल्स हैं या किसी की फैमिली में पहले थैलेसीमिया बच्चा हो चुका है तो इनको अपनी फैमिली प्लान करने से पहले अपना थैलेसीमिया ट्रेट स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जन्म कुंडली मिलाते हैं शादी के टाइम पे, तो ऐसा एक हेल्थ हॉरोस्कोप टाइप की चीज़ होनी चाहिए जिसमें लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, AB और RH पॉजिटिव वाला, और एक अपना थैलेसीमिया ट्रेट स्टेटस पता होना चाहिए, और एक जो ऐसी बीमारियां जो ब्लड के थ्रू पहुंच सकती हैं वो है HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। ये 4 चीज़ें स्टेटस सबको अपना पता हो शादी से पहले। अगर शादी हो भी गई है तो अगर पहले पता है तो प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। डॉक्टर अलका खडवाल, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आपने थैलेसीमिया के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर रविंदर ठाकुर ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।